हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर मेजरमेंट्स चेन एंड टेप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सर्वेइंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई और राजस्थान जेई के लिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। देखिए, सबसे पहले मैं चेन सर्वेइंग के बारे में बता दूं कि चेन सर्वेइंग हम कम करते हैं। चेन सर्वेइंग जो पॉसिबल है हमारे लिए वो है लीनियर मेजरमेंट्स के लिए। चेन और टेप की बात करें तो वो लीनियर मेजरमेंट्स के लिए पॉसिबल है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हम चेन और टेप का यूज़ करते हैं। अगर वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम चेन और सर्वेइंग का यूज़ नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपका ग्राउंड जो होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए एंड ओपन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट चेन सर्वेइंग वहाँ करते हैं जहाँ पर एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर स्मॉल एरिया है तो वहाँ पर हम चेन सर्वेइंग करेंगे। फोर्थ पॉइंट, प्लान जो होता है, प्लान जो होगा हमारा आर रिक्वायर्ड होना लार्ज स्केल, यानी स्केल जो होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, लार्ज स्केल होना चाहिए। इस पॉइंट पर ध्यान देना। स्केल क्या होता है, मैंने इससे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि स्केल जो होता है, अगर लार्ज स्केल की बात करें तो 1 में क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी। तभी तो भाई स्केल क्या होगा, लार्ज आएगा। स्मॉल वैल्यू अगर आती है तभी आपका स्केल क्या आएगा, लार्ज पॉसिबल है। तो यानी 1 स्मॉल वैल्यू होगी तभी लार्ज स्केल पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका स्केल जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। लार्ज इन द सेंस, जैसे आप बिल्डिंग का क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप चेन सर्विंग कर सकते हैं। अगर आप रेलवे और रोड का कर रहे हैं तो वहाँ पर आप चेन सर्विंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो स्केल होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज रेंजिंग इज डिफाइंड एज। रेंजिंग जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, देखिए रेंजिंग क्या होती है। रेंजिंग जैसे सपोज हमें यहाँ से लेके इस पॉइंट तक क्या करना है, चैनिंग करनी है। अब चैनिंग करनी है तो चैन लेंथ होगी एक। चैन लेंथ इसका मतलब कि चैन की कोई ना कुछ लेंथ होगी। हम 20 मीटर 30 मीटर जनरली यूज़ करते हैं। सपोज हमने क्या मान ली कि भाई उसकी जो चैन लेंथ है वो 20 मीटर है। अब 20 मीटर चैन लेंथ है, अगर उससे मेजर डिस्टेंस जो है वह कम है तो हम चैन से कर लेंगे आराम से। अगर उससे डिस्टेंस ज़्यादा है, सपोज मेरे को 100 मीटर मेज़र करनी है, तो 100 मीटर मेज़र करनी है तो मैं 20 मीटर की चैन को मेज़र करने के लिए बार बार उसको मेज़र करूँगा। अब 100 मीटर डिस्टेंस में एक ही चैन से तो नहीं कर सकता, 20 मीटर की चैन से ही भाई डायरेक्ट कर लूँ। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग क्यों करते हैं, रेंजिंग हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। अगर इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमें इस्टेब्लिश करने हैं तो हम रेंजिंग का यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्यों करते हैं, जिससे कि आपकी जो लाइन आए, यानी अलाइनमेंट जो हो वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज़, यानी दो एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में जो लाइन आए वो स्ट्रेट आए। अदरवाइज अगर कुछ उल्टी सीधी आई तो उसमें क्या हो सकता है, मेजरमेंट में दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग रेंजिंग का यूज़ करते हैं। अब रेंजिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट रेंजिंग होती है और इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस। देखिए, डायरेक्ट रेंजिंग हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग हम लोग जैसे कि भाई ए और बी पॉइंट, जिस दो पॉइंट के बीच में अगर हमें करनी है रेंजिंग, अगर वो आपको दिख रहे हैं, डायरेक्टली दिख रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, सपोज जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और ए और बी पर मुझे क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट रेंजिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट रेंजिंग में जो रेंजिंग रॉड होती हैं वो कितनी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्ट रेंजिंग में जो रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम, वो हमको 3 रेंजिंग रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रेंजिंग हम रेंजिंग रॉड से ही करते हैं। और इनडायरेक्ट रेंजिंग रॉड्स में कितनी रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट रेंजिंग रॉड में 4 रेंजिंग रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो भी समझ लिए कैसे। सपोज एक रॉड मैंने यहाँ पर लगाई, रेंजिंग रॉड ए और बी के बीच में करना है। दूसरी रॉड मुझे ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स लाना है तो यहाँ पर लगाऊंगा, और तीसरी रॉड इस पॉइंट पर लगाऊंगा, बी पर। जैसे बी पॉइंट पर लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक की मुझे क्या हो जाएगी, रेंजिंग हो जाएगी, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। और इनडायरेक्ट रेंजिंग में क्या होता है भाई, इस पॉइंट पर एक पॉइंट लगाया, इस पॉइंट पर रेंजिंग रॉड लगाई, इस पॉइंट पर रेंजिंग रॉड लगाई, इस पॉइंट पर रेंजिंग रॉड लगाई, एंड देन इस पॉइंट पर रेंजिंग रॉड लगाई। इसीलिए हम लोग रेंजिंग रॉड की इनडायरेक्ट रेंजिंग में कितनी ज़रूरत पड़ती है, 4 की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बी, एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ चैन
लाइन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल इन चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। यानी चैनिंग में तो ऑब्स्टिकल है बट रेंजिंग में नहीं है। तो देखिए चैनिंग में तो ऑब्स्टिकल होगा तो वो क्या हो सकता है भाई, रिवर। रिवर में हम लोग चैनिंग तो नहीं कर पाएंगे बट रेंजिंग ईजिली कर सकते हैं। रेंजिंग कैसे कर देंगे, सपोज यहाँ पर मैंने एक क्या लगाई, रेंजिंग रॉड लगाई, यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड लगाई और इसी के आसपास एक रेंजिंग रॉड लगाई, तो ईजिली हम लोग रेंजिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में भी पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर सपोज बिल्डिंग हो गई तो मुझे पॉइंट्स ही नहीं दिख रहे, पॉइंट नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो चैनिंग जो है ऑब्स्टिकल है बट नॉट रेंजिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर। और यही पूछता है कि चैनिंग और रेंजिंग दोनों ही नहीं कर सकते तो हिलॉक और बिल्डिंग भी आंसर हो सकता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अ लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड। लाइन ज्वाइन कर रहे हैं सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए समझिए, सपोज ये मेरे को सर्वे करना है ABCD, ये मैंने क्या मान लिया, ये 4 पॉइंट्स मान लिए। इन 4 पॉइंट पर मुझे क्या करना है, सर्वे करना है। तो ये जो 4 पॉइंट माने हैं इसको हम बोलते हैं क्या, मेन स्टेशंस। ये जो पॉइंट होंगे ये चारों, ये हो जाएंगे मेन स्टेशंस। अब 2 मेन स्टेशंस को अगर हम ज्वाइन करा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन लाइन। यानी ये जो चारों लाइन होंगी इसको हम क्या बोलते हैं, मेन लाइन। अगर ये ऐसे बन रही हैं, ये ऐसे भी बन रही है, तो भी ये क्या है, मेन लाइन। अब मेन लाइन आ गई। अब इस मेन लाइन पर अगर हमें कोई स्टेशन बनाना है एक और, इन मेन लाइन के बीच में अगर कोई स्टेशन बनाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाई स्टेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, टाई स्टेशन। इस मेन लाइन के बीच में मुझे एक स्टेशन बनाना है तो ये भी क्या होगी, टाई स्टेशन। अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बोली जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, टाई लाइन। यानी 2 टाई स्टेशंस के बीच में अगर हम क्या कर दें, लाइन ज्वाइन कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या काम क्या करती है, टाई लाइन आपका काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को वो क्या करती है, बताती है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो उसको वो क्या करेगी, टाई लाइन के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। तो टू कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाई लाइन। तीसरी चीज आती है आपकी बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है, बिगेस्ट लाइन होती है जो कि डिवाइड करती है एरिया को अप्रॉक्स 2 पार्ट्स में, उसको हम क्या मान लेते हैं, बेस लाइन। सपोज ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है तो हमने इसको क्या मान लिया, बेस लाइन मान लिया। चेक लाइन क्या होती है, चेक लाइन जो आपकी होती है वो होती है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क। अब सपोज भाई यहां तक हमने क्या कर लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां तक हमने वर्क कर लिया। अब यहां तक वर्क कर लिया, मुझे यहां तक चेक करना है तो मैं चेक लाइन के थ्रू क्या करूंगा, उसके वर्क को चेक कर सकता हूं। यानी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क, वो काम क्या करती है, चेक लाइन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझिए, अ लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन पर सम फिक्स्ड पॉइंट्स है, उनको हमने ज्वाइन कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, टाई लाइन। ये मैं बता चुका हूं टाई लाइन क्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, टाई लाइन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज। देखिए सर्वे लाइन जो वेरीफाई करती है एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, अभी मैंने बताया कि जो एक्यूरेसी चेक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, चेक लाइन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर, चेक लाइन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन, 30 मीटर मैट्रिक चेन इज। नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होती है 30 मीटर मैट्रिक चेन में, वो हमें बतानी है। इसमें लिंक्स जो होती हैं वो होती हैं 150। समझिए क्या, देखिए मैट्रिक चेन जो होती है हमारी, मैट्रिक चेन 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है, 10 मीटर की भी होती है और 5 मीटर की भी होती है। जनरली हम लोग 20 मीटर और 30 मीटर की मैट्रिक चेन यूज़ करते हैं। 20 मीटर्स में जो हमारे नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 100। एंड 30 मीटर चेन्स में जो नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं वो हमारी कितनी होती हैं, 150। अब नंबर ऑफ लिंक्स 100 हो गई और 30 मीटर में नंबर ऑफ लिंक्स कितनी हो गई, 150। इसका मतलब जो हमारी एक लिंक होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, एक लिंक जो होती है वो हमारी 20 सेंटीमीटर की होती है। किसमें, मैट्रिक चेन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, 150। इसमें कुछ और बता देता हूँ मैंने सारी चेन्स के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। जो जो चीज़ें पूछी जाती है, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन और रेवेन्यू चेन, इसके बारे में भी पूछा जाता है।
तो इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मैट्रिक चेन जो होती है 30 मीटर, 150 लिंक, 20 मीटर, 100 लिंक। 1 लिंक कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मैट्रिक चेन में कि 1 मीटर में कितनी लिंक्स हो गई। 1 मीटर में कितनी लिंक्स हो जाएंगी? अगर एक लिंक 20 सेंटीमीटर की है तो 1 मीटर में कितनी लिंक्स हो जाएंगी? 5 लिंक्स। कितनी हो जाएंगी? 5 लिंक्स। क्लियर? तो इस तरीके से वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। गंटर्स चेन या फिर उसको हम सर्वेयर चेन कहते हैं, वो कितने फुट की होती है? 66 फुट लॉन्ग होती है और 20 मीटर की चेन यूज़ करते हैं। उसमें भी लिंक्स कितनी होती है? 100। 1 लिंक कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर की। इंजीनियर्स चेन, जो हम लोग इंजीनियर्स चेन यूज़ करते हैं, वो होती है 100 फुट लॉन्ग, 30 मीटर चेन होती है, 100 लिंक्स होते हैं। बट इसमें जो 1 लिंक होता है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। रेवेन्यू चेन जो होती है वो 33 फुट लॉन्ग होती है, 10 मीटर कह सकते हैं उसको, 16 लिंक्स होती हैं। यानी 1 फुट में, यानी 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं आपके। कितने होते हैं? 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं। इसीलिए ये 33 और 66 जो होगा 10, 20 और 30 में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ 30 मीटर मैट्रिक चैन इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। देखिए, एक 30 मीटर मैट्रिक चैन है, उसको हमें पता पड़ा कि भाई 10 सेंटीमीटर वो क्या हो गई? कम हो गई थ्रू आउट अ मेजरमेंट्स में वो 10 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गई। इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड 300 मीटर, अगर हमने डिस्टेंस मेजर जो करी वो 300 मीटर करी, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस? तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी ये हमें बतानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं। देखिए, 30 मीटर मैट्रिक चैन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 30 मीटर हम लोग मैट्रिक चैन यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी शॉर्ट हुई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर शॉर्ट हुई है। इसका मतलब जो फॉल्टी लेंथ होगी, फॉल्टी लेंथ कितनी हो गई? फॉल्टी लेंथ हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, माइनस कर दें कितना हो जाएगा? 29.9 हमारी मीटर फॉल्टी लेंथ हो गई। और ट्रू लेंथ जो थी चैन की वो कितनी थी? 30 मीटर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से समझिए। देखिए, ट्रू लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें ट्रू लेंथ पता करनी है तो वो फॉर्मूला होता है फॉल्टी लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ द चैन इनटू मेजर्ड लेंथ। हमें फाइंड करनी है इसकी ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ फाइंड करने के लिए 29.9 तो आपकी फॉल्टी लेंथ हो गई, और लेंथ ऑफ द चैन कितनी थी? 30 मीटर। कितना मेजर डिस्टेंस था? मेजर डिस्टेंस जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 300 मीटर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 300 मीटर रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 299 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इज द राइट आंसर, 299 मीटर। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक और बताऊंगा मैं आगे। इसमें ये जो बोल रहा था कि डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड, यानी शॉर्ट जो हो रही है वो थ्रू आउट अ मेजरमेंट हो रही है। इनिशियली ऐसा नहीं बोला है कि क्या बोलते हैं, बीच में से शॉर्ट हो रही है या कैसे शॉर्ट हो रही है। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप का करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए 20 मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चैनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। देखिए, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे चैनिंग करनी थी ए और बी पॉइंट तक। 20 मीटर चैन से मैं चैनिंग कर रहा हूँ। ट्रू लेंथ जो है चैन की वो 20 मीटर है। इस फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो रही है। पहले उसमें कम हो रही थी दूसरे क्वेश्चन में, इसमें ज़्यादा हो रही है। आफ्टर चैनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, 2000 मीटर के बाद मुझे पता पड़ा कि भाई जो लेंथ है चैन की वो 10 सेंटीमीटर बढ़ रही है। इट वॉज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ द डेज वर्क आफ्टर चैनिंग अ टोटल डिस्टेंस 4000 मीटर। फिर मैंने 2000 मीटर और करी तो मुझे पता पड़ा कि वो 18 सेंटीमीटर बढ़ रही है, 18 सेंटीमीटर बढ़ गई। देन What is the true distance if the chain was correct before the commencement of the day work? देखिए, before the commencement of the day work से पहले चैन जो थी वो हमारी ट्रू थी। इसमें क्वेश्चन देखो, ये हमारा 2000 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मेजरमेंट करना है। 2000 मीटर में हमारी चैन कितनी लॉन्ग हुई? 0.1 मीटर। एंड देन इसके बाद कितनी लेंथ हुई हमारी? 0.18 मीटर। इनिशियली हमारी चैन जो थी वो 0.0 थी, यानी उसमें कोई भी एरर नहीं थी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपकी स्टार्टिंग में जो लेंथ है वो कैसी है? सही है, तो उस केस में हम लोग इसका एवरेज लेते हैं। इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज लेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस का एवरेज जो लिया जाएगा वो एवरेज 1 लिया, 0.0 एंड 0.1 का हमने एवरेज लिया 0.05 मीटर, यानी 0.05 मीटर इसमें लॉन्ग हुई है। तो 0.05 मीटर इसकी हो गई। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट किया तो इसमें क्या हो जाएगा?
0.1 प्लस 0.18 अपॉन 2 इसका एवरेज हो गया। तो इसमें कितनी डिस्टेंस आ रही है, एवरेज आ रहा है 0.14 मीटर लॉन्ग हो रही है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। ट्रू डिस्टेंस जो होगी वो हमारी कितनी होगी, L1 प्लस L2। L1 निकालेंगे फॉल्टी लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ इनटू मेजर डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस पॉइंट के लिए निकालेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 2000 मीटर मेजर डिस्टेंस हो गई। 20.05 क्या हो जाएगी इसकी फॉल्टी लेंथ अपॉन 20 आपकी क्या हो जाएगी इनिशियल लेंथ इनटू 2000 कितना आ गया 2005 यानी 2005। L2 क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो भी वो 2000 है। 20.14 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ रहा है एवरेज 20.14 फॉल्टी लेंथ अपॉन 20 इंटू 2000। तो L2 कितना आ जाएगा 2014। दोनों को ऐड कर दें तो आपकी क्या आ जाएगी ट्रू डिस्टेंस, दोनों को ऐड करा 2005 प्लस 2014 4019 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4019, आंसर बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि भाई शॉर्ट थ्रू आउट अ मेजरमेंट बात कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लेंगे। अगर वो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो है वो आपकी चेन क्या थी, ट्रू थी, जो चेन की डिस्टेंस थी वो ट्रू थी, तो उसमें हम लोगों को एवरेज लेना पड़ेगा। बस इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉलरेंस फॉर 20 मीटर चेन। 20 मीटर चेन के लिए मैक्सिमम टॉलरेंस हम लोग कितना लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम टॉलरेंस जो आता है 20 मीटर चेन के लिए वो आता है प्लस माइनस 5 मीटर। कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूं मैं, 5 मीटर और 10 मीटर अगर आपकी चेन लेंथ है तो उसके लिए हम टॉलरेंस जो लेके चलते हैं प्लस माइनस कितना लेके चलते हैं, प्लस माइनस 3 mm, प्लस माइनस 3 mm। एंड अगर आप 20 मीटर की चेन यूज़ कर रहे हैं तो 20 मीटर की चेन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम लोग टॉलरेंस लिमिट लेके चलते हैं 5 mm। एंड 30 मीटर की अगर हम चेन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम टॉलरेंस लिमिट कितना लेके चलते हैं प्लस माइनस 8 mm। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कुछ भी वो पूछ सकता है। अगर वो 10 mm के लिए पूछ रहा है तो प्लस माइनस 3, यानी जितनी आपकी डिस्टेंस कम होती जाएगी उतनी ही आपकी टॉलरेंस लिमिट भी कम होती जाएगी चेन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इनवर्ट टेप्स आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। इनवर्ट टेप जो होता है वो किसका बना होता है, इनवर्ट टेप जो बना होता है वो किसका बना होता है, निकेल एंड स्टील। आंसर ए इज द राइट आंसर। तो निकेल एंड स्टील का बना होता है। अब निकेल कितना परसेंट होता है और स्टील कितना परसेंट होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो निकेल होता है वो आपका कितना परसेंट होता है 35%। एंड स्टील जो होती है, स्टील आपकी जो होती है वो कितनी होती है 65%। स्टील जो होगी वो कितनी होगी 65%। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है एक कि स्टील जो हो गई वो तो आपकी कितनी हो गई 65%। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेप्स। क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन इन द सेंस जो टेम्परेचर एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस वो इसका बहुत कम होता है। इसका कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा भी है तो उस टेप का मेजरमेंट जो होगा वो एक्यूरेट होगा, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी टेम्परेचर वेरिएशंस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस टेप पे, इसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टेप्स बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी। बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी में हमें इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो मैंने सबसे पहले अभी बताया कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है, इनवर्ट टेप की। इसमें देखेंगे इनवर्ट टेप कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनवर्ट टेप इज ग्रेटर देन स्टील टेप, देन मेटलिक टेप एंड देन लाइनन टेप, इनके अकॉर्डिंग होती है। और इनवर्ट टेप का सबसे लो एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है एंड इनवर्ट टेप 50 मीटर इन लेंथ। एक इनवर्ट टेप है जिसकी लेंथ दे रखी है 50 मीटर, स्टैंडर्डाइज एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसका जो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर वो मेंटेन रहना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस है। एंड 10 kg पुल, और पुल कितना हो रहा है उस पर 10 kg का पुल लगा रहे हैं। यानी ये टेप है, इस टेप से अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसको 10 kg पुल से खींच रहा हूँ। इज यूज टू मेजर अ बेस लाइन। बेस लाइन को मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। द करेक्शन पर टेप लेंथ
इफ द टाइम मेजरमेंट्स द टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर में 30 डिग्री के लिए यूज़ करूँ तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, करेक्शंस आएगा। भाई 20 मीटर के लिए तो स्टैंडर्ड है, बट हम यूज़ कर रहे हैं 30 मीटर टेम्परेचर पे, तो कुछ ना कुछ उसमें करेक्शंस आएंगे। तो वो करेक्शंस हमें फाइंड आउट करने हैं। एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा हमको दे रखा है किसका, टेप का, 1 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्शन टेप में कितना आएगा अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेजर कर रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, करेक्शंस फॉर टेप्स। टेप्स के करेक्शंस के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल टी। एल क्या होती है, लेंथ ऑफ द टेप, अल्फा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल टी क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए एल अल्फा टी की बात करें तो अल्फा आपका हो गया 1 × 10⁻⁶, डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 20 डिग्री पहले था, 30 बाद में था, तो 30 - 20 कर देंगे 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है 50 मीटर। तो यही फॉर्मूला मैंने बताया आपको, इस फॉर्मूले में पुट किया, आंसर कितना आ गया 0.0005 मीटर, यानी इतना करेक्शंस उस टेप में आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत छोटा सा, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप इसको फटाफट करेंगे तो ये बहुत जल्दी कैलकुलेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन द एंड्स अंडर अ पुल ऑफ 200 न्यूटन इफ द वेट ऑफ द टेप इज 30 न्यूटन, द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेप एंड्स विल बी नियरली। करेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। करेक्ट डिस्टेंस क्या होगी टेप के बीच में, 100 मीटर टेप मेजरमेंट हमें क्या करना है, उसका करना है। पुल कितना हो रहा है, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन हमारा पुल हो रहा है, और वेट ऑफ द टेप है 30 न्यूटन। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, सैक करेक्शंस आएगा। उस सैक करेक्शंस को हमें फाइंड आउट करना है, और उस सैक करेक्शंस को फाइंड आउट करके उसकी करेक्ट डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए सैक करेक्शंस हमारा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव हम लेके चलते हैं उसका, तो नेगेटिव होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए W²L/24P², ये आपका सैक करेक्शंस होता है। ठीक है, सैक करेक्शंस अगर हम निकालेंगे तो W² का मतलब 30 हमें वेट दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है आपको 100/24, पुल कितना दे रखा है 200 न्यूटन, इसमें हमने रखा, तो सैक करेक्शंस कितना आ गया 0.09। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर जो W है ये वेट ऑफ द टेप है। अगर वहाँ पर W आपका वेट ऑफ द टेप पर यूनिट लेंथ बोलता तो वहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या हो जाता, W²L³/24P²। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर वेट ऑफ द टेप दे रखा है तो आपको W²L लगाना है, और अगर वेट ऑफ द टेप पर यूनिट लेंथ दे रखा है तो W²L³/24P² लगाना है। यहाँ पर आपको वेट ऑफ द टेप गिवन था 30 न्यूटन, इसीलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, W²/24P²। सैक करेक्शंस कितना आ गया 0.09। अब करेक्शंस इतना आ गया, तो करेक्शंस इसका हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होगा तो इसमें से हम करेक्शंस माइनस कर देंगे। ट्रू डिस्टेंस कितनी थी, कितनी हमें मेजर करनी थी, कितनी मेजर करनी थी 100 मीटर, तो 100 मीटर तो वो हो गई, एंड माइनस कर दिया कितना, सैक करेक्शन 0.09, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99.9 मीटर। आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए हाइपोटेनियस अलाउंस फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन इफ द स्लोप इज 1:10 इज। देखिए हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होता है, हाइपोटेनियस अलाउंस कह लो या फिर स्लोप करेक्शंस कह लो, जितने भी हैं ये सब टेप के करेक्शंस हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो हाइपोटेनियस अलाउंस कह लो या फिर उसको स्लोप करेक्शंस कह लो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, h²/2l। h क्या होता है, h जो होता है, सपोज ये a है ये b है, मुझे इसमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये जो डिस्टेंस होगी h, डिफरेंस बिटवीन a एंड b, वो क्या होगी आपकी h, एंड l क्या होगी, स्लोप डिस्टेंस। अब देखिए इसमें स्लोप करेक्शंस हम लेते क्यों हैं, स्लोप करेक्शंस लेने का मतलब ये होता है भाई जो हमारा चेन मेजरमेंट करता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहा है, अब हम इसमें स्लोप पे कर रहे हैं, ये स्लोप पे ही तो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं ए और बी के बीच में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या आएगा, स्लोप करेक्शंस आएगा, यानी लेंथ जो होगी स्लोप की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वो कितनी होगी भाई, इतनी, सपोज हमने मान ली इतनी, तो इतना करेक्शन जो आ रहा है ये वाला करेक्शंस, ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए स्लोप करेक्शंस भी जो हम लेते हैं हमेशा वो कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि चेन से जो मेजरमेंट होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होता है। क्लियर। तो हमारा क्या करेंगे भाई, इसमें क्या बोल रहा है, एक हाइपोटेनियस अलाउंस
फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन, 30 मीटर लॉन्ग चेन के लिए अगर स्लोप आपका 1:10 दे रखा है। देखिए इसका क्या मतलब है, अगर आप 10 मीटर चल रहे हैं तो जो स्लोप है, यानी जो स्लोप है वो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अगर आप 1 मीटर चलेंगे तो कितना स्लोप बढ़ेगा, देखिए 10 मीटर चल रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है, अगर 1 मीटर चलेंगे तो कितना बढ़ेगा, 1/10। हमें कितना चलना है भाई यहाँ पे 30 मीटर, तो 30 मीटर के लिए कितना बढ़ जाएगा, 1/10 × 30, यानी यूनिटरी मेथड हमने लगाया तो 3 मीटर आपकी क्या आ गई, उसकी हाइट आ गई, यानी h आ गई, डिफरेंस। तो जब डिफरेंस पता पड़ गया तो h की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 3² 2 × लेंथ कितनी है 30, ये पुट करा, कितना आंसर आ गया 0.15। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर 0.15। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक और फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अलाउंस का, वो और समझ लिए। एक और फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका L sec थीटा -1, वो भी हम लोग उसी से ही निकालते हैं, इसी जो आपका ट्राइंगल है उसी ट्राइंगल से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये फॉर्मूला और याद रखो, L sec थीटा -1, किसका, हाइपोटेनियस अलाउंस का या स्लोप करेक्शंस का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स अलोंग अ स्लोप ऑफ अल्फा डिग्री इज। देखिए स्लोप अल्फा डिग्री ही पूछ रहा है, उस पर करेक्शन पूछ रहा है पर चेन लेंथ पर, तो कितना होगा, इसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है। देखिए अभी मैंने बताया कि क्या होता है, L sec थीटा -1, ये तो लिंक्स के हिसाब से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 100 लिंक दे रखी हैं। थीटा जो होगा वो इसमें रेडियन में होता है, बट यहाँ पर जो थीटा दे रखा है वो हमको दे रखा है किसमें, डिग्री में। तो इसको हम जो डिग्री में लेंगे तो उसके लिए जो हाइपोटेनियस अलाउंस या स्लोप करेक्शंस होता है वो कितना होता है, 0.0115 थीटा स्क्वायर पर लिंक्स। अगर हम इसको हटाएंगे, पॉइंट हटा के 100 में लाएंगे तो 100 में लाके कितना हो जाएगा, 1.5 अल्फा स्क्वायर अपॉन 100। ये इसका मेन रीज़न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 अल्फा स्क्वायर अपॉन 100, 1.5 अल्फा स्क्वायर अपॉन 100, आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ स्लोप करेक्शन फॉर चेन लेंथ 30 मीटर लॉन्ग ग्रेडियंट ऑफ 1:20 इज। अभी बताया जब 20 मीटर चल रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है, तो 30 मीटर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 × 30, ये तो आ जाएगी आपकी कितनी, h कितनी आ गई भाई, 1.5 मीटर h आ गई। तो h² 2l लगाएंगे, स्लोप करेक्शन पूछ रहा है, h² 2l लगाने पर क्या आंसर आ जाएगा, आंसर डायरेक्ट आप नोट कर लेना, आप करके देखना कैलकुलेशन। तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर ए आएगा, 3.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द करेक्शंस टू बी अप्लाइड ऑफ ईच 30 मीटर चेन लेंथ अलोंग थीटा डिग्री स्लोप। स्लोप की बात कर रहा है तो स्लोप के लिए करेक्शंस कितना होता है, अभी बताया, L sec थीटा -1। L sec थीटा -1 का मतलब हो गया, L लेंथ हो गई 30 मीटर और sec थीटा -1, तो sec थीटा -1 रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, sec थीटा 30 sec थीटा -1 मीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच। देखिए नॉर्मल टेंशन क्या होता है, नॉर्मल टेंशन होता है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को क्या करनी है, चैन मेजरमेंट करनी है ए से लेके बी तक। अब ए से लेके बी तक जब मैं मेजरमेंट करूँगा तो कुछ ना कुछ इसमें सैग करेक्शंस आएगा, भाई टेप का सैगिंग हो सकती है, तो सैग करेक्शंस आया। इस सैग करेक्शंस को मुझे न्यूट्रलाइज कैसे करना होता है, इस सैग करेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक पुल अप्लाई करना पड़ता है, यानी पुल करेक्शंस अगर आपका सैग करेक्शन के बराबर हो जाता है, पुल करेक्शन CP अगर आपका सैग करेक्शन के बराबर हो जाता है, अगर मैं इसको खींच के स्ट्रेट कर दूं तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम पुल करेक्शंस जो है सैग करेक्शन के बराबर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेंशन हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू सैग। नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू सैग। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द सैग करेक्शन इन सर्वे इज ऑलवेज। अभी बताया सैग करेक्शन हम कैसा लेते हैं, हमेशा नेगेटिव। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द चैन सर्वेइंग विल बी अडॉप्टेड वन। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कब हम अडॉप्ट करते हैं, जब एरिया कैसा होगा, स्मॉल होगा और ग्राउंड कैसा होगा, ओपन होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर, स्मॉल सर्वेज इन ओपन ग्राउंड। लार्ज एरिया नहीं कर सकते, स्मॉल सर्वे विद क्राउडेड डिटेल्स अगर होंगी तो भी नहीं हम चैन सर्वे कर सकते, और लार्ज एरियाज कर नहीं सकते। आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 है ड्यूरिंग चैनिंग विद स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज 3 एरोज वाइल द फॉलोअर हैज 5 एरोज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको सपोज यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चैनिंग करनी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हमें चैनिंग करनी है और इसकी डिस्टेंस चैन लेंथ से हमारी ज़्यादा है, सपोज हमें 100 मीटर करनी है, तो 100 मीटर करने के लिए हमें चैन को बार बार लेके आना पड़ेगा भाई, बार बार मेजरमेंट करनी पड़ेगी। अब बार बार मेजरमेंट करने के लिए एक होता है आपका क्या, लीडर, और एक होता है आपका क्या, फॉलोवर। तो यहां पर आपका सबसे पहले यहां पे चेन लेंथ फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट के लिए यहां पर तो फॉलोवर हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, लीडर। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट लेंगे तो दूसरे पार्ट में सपोज ये यहां पर क्या आ जाएगा, फॉलोवर, और यहां पर क्या आ जाएगा, लीडर। ऐसे ही हम लोग तीसरे पार्ट के लिए लेंगे तो तीसरे पार्ट में यहां पर फिर फॉलोवर आ जाएगा और यहां पर चौथे पे लीडर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ए पॉइंट से अगर यहां पर जो है फॉलोवर और लीडर के बीच में अगर दूसरे पॉइंट पर फॉलोवर यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये एक चैन हो गई, यही तो वन चैन हो गई, तो ये एक चैन हो गई। देन दूसरी बार में जाएंगे तो ये एक चैन हो जाएगी, देन तीसरी बार में जाएंगे तो ये एक चैन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी फॉलोवर्स के पास एरोज होंगे उतनी ही उसकी चैन्स होंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 एरोज फॉलोवर्स के पास है तो चैन लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 5 चैन। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चैनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड। हिली ग्राउंड और रफ के लिए हम लोग परमिसिबल लिमिट यानी कितनी परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर्स हम लोग चैनिंग में लेते हैं, ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। वो कितना होता है, 1:250। आंसर डी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है हिली एरियाज पे हम लोग परमिसिबल लिमिट कितना लेते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैन, लीनियर मेजरमेंट्स, चैन एंड टेप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। आई थिंक ये सफिशिएंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई या फिर राजस्थान जेई, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आपका कुछ भी पूछ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।